हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर पे। मैं आपका साथी मनीष कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड राज्य विशेष सीरीज़ में थारू जनजाति से संबंधित तथ्य। यहाँ मैं उन लोगों को बता दूँ जो मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वो उत्तराखंड राज्य विशेष के पहले के वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। थारू जनजाति संबंधित तथ्य देखते हैं। पहला पॉइंट, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो थारू जनजाति। और दूसरा पॉइंट है कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो थारू जनजाति। हमने जो पिछला वीडियो देखा था जो जौनसारी जनजाति से संबंधित रहा, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू है और कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति थारू है, और उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी और गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी। जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है पिछला, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके जौनसारी जनजाति से संबंधित तथ्य देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि उधम सिंह नगर के थारू बहुलता वाले प्रमुख गांव कौन कौन से हैं, यानी कि कौन से ऐसे गांव हैं जिसमें सर्वाधिक थारू जनजातियां रहती हैं। जो प्रमुख गांव हैं तो वो हैं खटिमा, किच्छा, नानकमत्ता और सितारगंज। चौथा देखते हैं कि तराई भाबर क्षेत्र से संबंधित जनजाति का क्या नाम है? तो थारू। दोस्तों, हिमालय के जो सबसे निचली श्रेणी शिवालिक श्रेणी है, उसके बाद जो मैदानी क्षेत्र शुरू होते हैं वो तराई के क्षेत्र ही हैं। बाबर और खादर संबंधित आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जो हमारे ज्योग्राफी के वीडियो आएंगे उसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो फिलहाल आप ये जानें कि जो शिवालिक के नीचे के मैदानी क्षेत्र है तो वो तराई क्षेत्र कहलाता है, और वो तराई क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के गठन से पहले जब ये उत्तर प्रदेश के साथ रहा तो ये तराई क्षेत्र पूरा विस्तृत है, और उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ ज़िलों तक। तो इन पूरे तराई क्षेत्र में ये जनजातियां रहती हैं, तो इनका रहवास काफ़ी विस्तृत तौर पे देखा जा सकता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्य में भी। तो तराई से संबंधित होने की वजह से इनको तराई जनजाति भी कहा जाता है। तो चौथा पॉइंट यही था कि तराई भाबर क्षेत्र से संबंधित जनजाति का क्या नाम है? तो थारू। पांचवा देखते हैं कि महाकाली नदी क्षेत्र से संबंधित जनजाति कौन सी है? तो थारू जनजाति। थारू। छठवां है कि थारू जनजाति किस वंश से संबंधित है? तो किरात वंश। अगला देखते हैं सातवां पॉइंट कि कौन सी जनजाति स्वयं को राणा प्रताप का वंशज मानती है? तो थारू जनजाति स्वयं को राणा प्रताप का वंशज मानती है। यहीं पर आप फिर से रिकॉल करिए कि जौनसारी जनजाति अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? तो पांडवों का, महाभारत के पांडवों का वंशज मानते हैं। और थारू जनजाति के बारे में ये भी कहा जाता है कि कई जगह पे उल्लेख भी है, कुछ विद्वानों ने अपने मत भी प्रकट किए हैं कि ये जनजाति थार रेगिस्तान से आकर के बसी, इसलिए थार से संबंधित होने की वजह से इनको थारू कहा गया। कुछ ऐसी किंवदंतियाँ या लोक कहानियाँ प्रचलित हैं कि जब ये लंका में युद्ध के लिए गए वहाँ ये थर थर काँपने लगी। इसमें कितनी सच्चाई है इसका कोई प्रमाण नहीं है, बस ये एक लोकोक्तियाँ कहानियाँ हैं, लोकोक्तियाँ नहीं कहेंगे, लोक कहानियाँ कहेंगे। तो ऐसे ही है कि ये श्रीलंका में गए, वहाँ पे युद्ध के लिए, वहाँ कांपने लगे, थर थर कांपने लगे तो थारू कहलाने लगे। तो ये बहुत प्रमाणिक बात नहीं है, इसमें कुछ बात हो सकता है, दम हो सकता है कि ये थार से आए और इसलिए इनको थारू कहा गया। तो जो भी है ये रिसर्च का विषय है। तो हम फिलहाल ये समझते हैं यहाँ पे कि कौन सी जनजाति स्वयं को राणा प्रताप का वंशज मानती है? तो थारू जनजाति। आठवां है कि थारू जनजाति प्रजातीय रूप से किस वंश के सर्वाधिक नज़दीक है? तो मंगोल प्रजाति के। नॉर्थ ईस्ट आप देखेंगे, भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य चाइना, मंगोलिया, तो इनकी हाइट कम होती है, नाक थोड़ी चपटी सी, आँखें अंदर की ओर धंसी हुई, और मंगोल के सबसे ज़्यादा पहचान यही है उनकी आँखें, मंगोल प्रजाति की। तो थारू जनजाति जो है वो सर्वाधिक नज़दीक है मंगोल प्रजाति के। नौवां है कि किस जनजाति का प्रमुख खाद्य चावल और मछली है? तो थारू जनजाति को चावल और मछली बहुत ही पसंदीदा भोज है। 10वां देखते हैं कि थारू द्वारा निर्मित पदार्थ जाड़ क्या है? तो दोस्तों, जाड़ जो है वो चावल से बना हुआ शराब है। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि अभी हम आगे एक और जनजाति पढ़ेंगे तो उसमें उसका एक वर्ग है, उसका नाम भी जाड़ है। तो अगर पूछे
कि पदार्थ जो है, जाड़ पदार्थ क्या है। तो पदार्थ जो है वो चावल से बना हुआ शराब है, जिसका उपभोग कौन करते हैं, तो थारू जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है। और आगे आप देखेंगे कि जनजाति का वर्ग है, उसका भी नाम जाड़ है। तो पदार्थ जाड़ जो है वो शराब है। 11वां देखते हैं कि थारू जनजाति के प्रमुख गोत्र कौन कौन से हैं। तो इनके प्रमुख गोत्र हैं बड़वायक, रावत, महतो, डहैत, बट्टा और वृतिया। एक बार फिर से देखिए, बड़वायक, रावत, महतो, डहैत, बट्टा और वृतियाँ। यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो सर्वोच्च गोत्र है वो है बड़वायक। नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा। जो बड़वायक गोत्र है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, सबसे उच्च माने जाते हैं। अगला देखते हैं कि बदला विवाह प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में था। अब नहीं है, अब तो काफ़ी आधुनिक हो चुके हैं, लेकिन बदला विवाह प्रथा जो है वो किस जनजाति में था, तो थारू जनजाति में। इसको आप दूध लौटावा विवाह भी कह सकते हैं। होता ये है कि जैसे कोई परिवार अपनी बेटी को किसी के यहाँ ब्याह करता था, तो फिर उसकी बेटी या उस घर की किसी कन्या को वापस से, चाहे उसी पीढ़ी में या अगली पीढ़ी में, वापस अपने यहाँ विवाह कराता था। तो इसी को दूध लौटावा या बदला विवाह प्रथा कहा जाता है, जो थारू जनजाति में प्रचलित था। अब तो आधुनिकता का दौर है, तो ये प्रथाएं पुरानी पड़ चुकी हैं। 13वां देखते हैं कि 3 टिकठी विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, तो थारू जनजाति में। अगला देखेंगे कि थारू जनजाति में पक्की पोड़ी प्रथा क्या है। तो पक्की पोड़ी प्रथा है दोनों पक्षों द्वारा विवाह तय कर लिया जाना है। जब वर पक्ष और कन्या पक्ष के लोग मिलते हैं और ये होता है कि हाँ विवाह करेंगे, राजी हो गए इस मुद्दे पे, तो वो कहलाता है पक्की पोड़ी हो गई। अगला देखेंगे 15वां कि थारू जनजाति में विवाह से पहले सगाई की रस्म को किस नाम से जाना जाता है, तो अपना पराया। सही है, पहले मिले और विवाह के लिए सहमति प्रकट करी, पक्की पोड़ी हो गया, फिर सगाई करी, यानी बेटी पराई हो गई तो अपना पराया हो गई। ठीक है। और 16वां देखेंगे कि जब वर पक्ष के लोग वधू पक्ष के घर जाकर विवाह की तिथि निश्चित करते हैं, तो उस प्रथा को थारू जनजाति में कहा जाता है बात कट्टी। आप उत्तर भारत के कुछ राज्यों में देखेंगे, कुछ क्षेत्रों में, कि कट्टी का मतलब वो विच्छेदन ही मानेंगे कि कट्टी हो गई हमारी, हम बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात कट्टी का मतलब कि तिथि तय हो गई। इस पॉइंट को मैंने इसीलिए रखा। तो बात कट्टी है, अगर विवाह की तिथि निश्चित हो गई तो बात कट्टी हो गई। तो एक बार फिर से विवाह की प्रथाओं को देख लेते हैं कि दोनों पक्षों द्वारा अगर विवाह के लिए सहमति दे दी गई तो पक्की पोड़ी हो गई, सगाई की रस्म को जो है अपना पराया कहा गया, और तिथि निर्धारित हो गई कि फला डेट को विवाह होना है, तो बात कट्टी कही जाती है। अगला है कि थारू में चला रस्म क्या है। तो चला रस्म दोस्तों, जब लड़की अपने पति के घर स्थायी रूप से रहने के लिए जाती है। असल में होता यह है कि थारू कन्या का जब विवाह होता है तो वो अपने ससुराल विदा होकर के पहले दिन जाती है और उसके अगले ही दिन वापस वो अपने मायके चली आती है। तो उसके बाद कुछ दिन वहाँ रहने के बाद जब दोबारा से उसका पति उसको अपने घर यानी कि लड़की के ससुराल ले जाने के लिए आता है, तो वो प्रथा कहलाती है चाला रस्म, कि यानी अब ये जाएगी लड़की तो अब ये स्थायी रूप से अपने ससुराल में ही रहेगी, तो वो चाला रस्म कहलाता है। अब ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि चाला रस्म किस से संबंधित है, तो किस संस्कार से संबंधित है, तो ये विवाह संस्कार से ही संबंधित है, क्योंकि विदाई से संबंधित है तो विवाह से भी संबंधित ही हुआ। अगला देखेंगे कि थारू जनजाति में विधवा विवाह के बाद दिया जाने वाला भोज कौन सा है। अगर कोई कन्या बिना विदाई के ही अपने ससुराल जाए ही उसके पति का देहांत हो जाता है, वो विधवा हो जाती है, तो उसका पिता उस कन्या को किसी के यहाँ विवाह कर देता है और बदले में अपने ख़ानदान के लोगों को, अपने कुनबे को वो भोज देता है। वही भोज कहलाता है लठ भरवा भोज। ठीक है। अगला देखेंगे 19वां पॉइंट कि किस जनजाति में महिलाओं की स्थिति पुरुषों से उच्च है। तो थारू जनजाति में महिलाओं की स्थिति जो है पुरुषों से उच्च मानी जाती है। आप थारू जनजाति क्षेत्र में जाएंगे, देखेंगे तो महिलाएं बहुत कर्मठ होती है, और ये भी कहा जाता है कि थारू जनजाति में
पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। 20वां देखते हैं कि थारू जनजाति में ज्येष्ठ या बैसाख, ये हिंदी के महीने हैं, ज्येष्ठ या बैसाख में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो बजहर। प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है कि बजहर त्यौहार किस हिंदू माह में मनाया जाता है? तो ज्येष्ठ और बैसाख में मनाया जाता है। या बजहर त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो थारू जनजाति मनाती है। 21वां देखेंगे कि होली में थारू जनजाति के स्त्री पुरुष कौन सा नृत्य करते हैं? तो खिचड़ी नृत्य करते हैं। तो खिचड़ी नृत्य से याद रखिएगा। या प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि थारू जनजाति में खिचड़ी नृत्य किस त्यौहार को होता है? तो खिचड़ी त्यौहार मत मारिएगा, मकर संक्रांति मत लगाइएगा, होली में खिचड़ी नृत्य होता है। 22वां देखते हैं कि ऊधम सिंह के किस ज़िले में थारू जनजाति का लगभग 90% संकेंद्रण पाया जाता है? यानी कि सर्वाधिक संकेंद्रण किस ज़िले में होता है थारू जनजाति का? तो ऊधम सिंह नगर में, यहाँ पे बड़ा वो होगा, तो ऊधम सिंह नगर में होता है। 23वां देखते हैं कि थारू जनजाति के प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? तो इनके प्रमुख देवता, ये थारू जनजाति बहुत से भूत प्रेत पिशाच और तमाम प्रकृति संबंधी वृक्ष हुए और भी टोटम हुए, उनकी पूजा करते हैं। उसमें से कुछ प्रमुख जो हैं वो इनके, हालांकि ये हिंदू धर्म का ही पालन करते हैं, तो उसमें से कुछ जो है देवता इनके यहाँ पे दिए हुए हैं कि पछावन, खड़गा भूत, काली माता, भूमिया, बड़ा बाबा, कोरो देव, निराई देवी इत्यादि। तो चूँकि प्रकृति की पूजा करने वाले होते हैं तो तमाम देवी देवता और भगवान इनके होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ प्रमुख यहाँ पर मैंने आपके लिए रख दिया है कि प्रश्न में अगर कभी आ ही जाए कि भूमिया बाबा या बड़ा बाबा की पूजा किस जनजाति में की जाती है? तो थारू जनजाति में। तो दोस्तों आज का था ये वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।